फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ये आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर है, सीटेट पेपर सेकंड साइंस का हम लोग इसमें देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये आप लोग का पेपर है जो जुलाई में 2024 में हुआ था। तो यहाँ इसको हम लोग देखेंगे साइंस वाले भाग को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग के सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और एनसीईआरटी को पढ़िए। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कहा गया है कि ये हमासे हाइड्रोक्लोरिक, आपको पता है कि हमारे अमाशय में HCl का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। अगला इसका तर्क दिया है कि पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा अमाशय है, अमाशय में HCl का कार्य होता है, भोजन अगर कोई कीटाणु चला गया है उसको मारने का कार्य करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। तो ये भी सही बताया गया है। अब यहाँ से आपको ऑप्शन चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन में कहा गया है ये और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये व्याख्या सही कर रहा है। तो ये और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो आपको जब क्वेश्चन लगाना होता है तो बहुत ध्यान से देखना होता है कि किस ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन से पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है, यानी नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, हमारे पेड़ पौधे उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं तो उसको बदला जाता है, तो वही कहा गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, ये नहीं होगा। अगला देखिए मृत जैव पदार्थ में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन को वापस मृदा में अभिमुक्त करना, वापस छोड़ना, ये भी नहीं है। ऑप्शन 4 देखिए क्या जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, तो यही आप लोग का नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन स्प्रिंग से पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम यानी कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया जाए और न ही खींचा गया हो, वह भूमि पर पड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मतलब कि आप जब उसको टच नहीं करेंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कम होती है। आगे देखिए स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया और दबाया जाता हो तथा वह भूमि पर पड़ा हो, ऐसा नहीं है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा ऊंचाई पर रखा गया हो, तो जैसे ही ऊंचाई पे जाएगा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता हो और उसे ऊंचाई पर रखा जाता हो, तो खींचना तो है नहीं, अगर खींचेंगे और फिर ऊंचाई पे रखेंगे तो उसमें ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कम से कम पूछा है तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों का समाविष्ट किया गया है। जैसे छिपकली जो अनियत तापी हो, तो छिपकली है, तो यहाँ पे तोता है, डॉल्फिन है, कबूतर मानव छिपकली है, सर्प मेढक कॉकरोच है और व्हेल मेढक केंचुआ है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सर्प मेढक और कॉकरोच। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है यहाँ पे कि निम्न में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन मीटर, फिर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगला है वाट सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वाट सेकेंड हो जाएगा, फिर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर जूल प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा है बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयन होकर W, अब यहाँ पे आपको भरना है कि क्या हो सकता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, नीचे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि बताइए जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो क्या बनता है।
तो ये उसके बाद फिर पूछा गया है कि जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं, कोशिका विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती है, इसे विकसित होती है संरचना को क्या कहते हैं। फिर वाई की यानी फिर दीवारों में रोपित हो जाती है। फिर एक्स यहाँ पे आपको भरना है वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये आप लोग का दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे संलयित होकर क्या बनेगा, तो युग्मनज बनता है। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है। उसके बाद जाइगोट के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट के बाद क्या बन जाता है, तो यहाँ पे भ्रूण बनता है। जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट के बाद भ्रूण बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग के यक्स के जगह पे भ्रूण हो जाएगा। फिर वो कहते हैं जो कि दीवारों से, तो किसके दीवार से चिपक जाता है, गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। तो देखिए युग्मनज यहाँ भी है, गर्भ है, गर्भाशय है, दूसरा में भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये दो ऑप्शन कट गया, हमारे सामने दो ऑप्शन बचा है। अब इसमें यहाँ पे तीनों सेम है। अब लास्ट देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है। तो सभी शारीरिक पहचान किसमें हो जाएगी, तो गर्भ में। तो यानी सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता है, आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन आप लोग के केमिस्ट्री से है। इसमें देखिए पूछा गया निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन से संभव नहीं है। यहाँ पे अगर आपको रिएक्टिव सीरीज याद है तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो रिएक्टिव सीरीज में क्या होता है, सब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यहाँ पे देख लीजिए। पोटेशियम होगा, यहाँ पे सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा। उसके बाद इसी के नीचे जिंक हो जाएगा, फिर आयरन होता है, उसके बाद आप लोग का लेड हो जाता है, उसके हाइड्रोजन, उसके बाद कापर होगा, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो उनकी अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। जो स्ट्रांग होगा और जो स्ट्रांग है वो जो कमजोर वाले को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे आप पूछा है कौन संभव नहीं है, तो इसमें कौन संभव नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे देखिए जो ये आयरन है, आयरन यहाँ पे है, लेड को प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये संभव है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कापर यहाँ पे है, ये भी प्रतिस्थापित कर देगा। जिंक देखिए, जिंक आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, और कापर आपका यहाँ पे है, यानी जिंक स्ट्रांग है। और यहाँ पे कैल्शियम यानी कैल्शियम सल्फर, यहाँ पे CaSO4 है। उसके बाद मैग्नीशियम ZnSO4 है। तो इसमें पूछा गया कि बताइए कौन सा संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये कापर को देख सकते हैं। तो ये जो कैल्शियम है कम मजबूत नहीं है, कमजोर है, और जिंक क्या है, मजबूत है, तो यही इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। तो सही ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सीधी रेखाएं रुज रेखाएं हैं। तो विराम अवस्था में, यहाँ पे देखिए विराम अवस्था में पिंड वस्तु के दूरी समय का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टाइम हो जाता है, यहाँ पे आपका दूरी हो जाता है। तो ये कहा गया विराम अवस्था में पिंड वस्तु के दूरी समय ग्राफ। उसके बाद एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, और विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कौन सा रुज रेखाएं हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा विराम अवस्था में पिंड की दूरी समय ग्राफ, ये भी हो जाएगा। दूसरा आप लोग का एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड और वस्तु का वेग समय ग्राफ, ये भी हो जाएगा। और एक ये सी वाला आपका नहीं होगा, विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय का ग्राफ, ये भी हो जाएगा। तो आपका A, B, D यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में ये सब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 4 द्रव A, B, C और D के घनत्व नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको घनत्व दिया है और ये पूछ रहा है कि कौन किस में तैरेगा और कौन किस में डूब जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे A का भार दिया है यानी घनत्व दिया है, B का, C का और D का दिया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा है कि एक बिंब जो द्रव C में तैरता है वह द्रव A में तैर भी सकता है और नहीं भी। उसके बाद एक बिंब जो द्रव A में तैरता है वह द्रव B में तैर भी सकता है और नहीं। तो देखिए एक बिंब जो द्रव C में, यानी एक बिंब है जो C में तैर रहा है और वह द्रव A में भी तैर सकता है। तो
तो ये में भी तैर सकता है, यानी इसका घनत्व कैसा कितना है कि जो दोनों में तैर सके। फिर एक बिंब जो द्रव ए में तैरता है और द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। फिर अगला है एक बिंब जो द्रव बी में तैरता है और वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगा। अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया है। अगला ऑप्शन एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव बी में भी तैरेगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा एक बिंब जो द्रव सी में, यहाँ पे देखिए द्रव सी कहाँ है, ये वाला है, तो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में भी तैर सकता है। तो बिल्कुल सही बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्युत धारा एक सदिश राशि है। पूछा गया है कि जो बताइए कि विद्युत धारा सदिश राशि है, तो ये गलत है। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा वह राशि जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो यहाँ पे परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, तो यहाँ पे तो ये आपका सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें से